हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स में। आज की यह वीडियो मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर स्टूडेंट्स मेरी पिछली वीडियो आप देखते हो तो ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी। हमने पिछली वीडियो में डेनियल सेल पढ़ा था, उसकी छोटी छोटी बातों को दोबारा से कवर करते हैं कि इधर की साइड लेफ्ट में ऑक्सीकरण था, एनोड था और नेगेटिव था। ठीक, जैडन की छड़ होती थी। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, त्यागते थे, क्योंकि उसी के लवण के, जिसकी छड़ होती थी उसी के लवण के विलयन में डुबाने पर उस पर विभव उत्पन्न होता था। वो विभव अब क्या था कि विभव उत्पन्न होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इस पर विभव होगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था। जब त्याग करता था तो इधर की साइड में वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते थे। तो ग्रहण करने पर वहाँ कैथोड था, अपचयन था और एक प्लस था। क्लियर है। डेनियल शेल में बीच में गैल्वेनोमीटर लगा था। अब कंडीशन क्या है कि मुझे, अब छोटी सी बात देखना यहाँ पे आज के लिए, कि क्या कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन त्यागते थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती थी। वो इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए मेरे पास दो भौतिक राशियाँ हैं जिसके हम विभव को जानते हैं। उनके विभव की ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति और इसी तरीके से अपचयन की प्रवृत्ति निकालने का। वो इलेक्ट्रॉन तो त्यागते हैं, तो त्यागने पे यहाँ पे कमी आएगी इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो उस पर विभव कैसा होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति हुई ना, अपचयन की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़े तो क्या हुआ, तो इस पे विभव कितना, इस पे विभव कितना। इस विभव को जानने के लिए मेरे पास दो भौतिक राशियाँ हैं। ठीक, अब उन दो भौतिक राशियों को जानने के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव को। अब दो भौतिक राशियों को जानने के लिए इलेक्ट्रोड विभव को देखें, क्योंकि अर्धशैल विभव होते थे। अर्धशैल विभव मतलब Zn वाला अर्धशैल ऑक्सीकरण आएगा और Cu वाला कौन सा होता था, कॉपर का अर्धशैल विभव। तो उसको देखेंगे, किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी के लवण के जलीय विलयन में डुबाने पर इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता था वह इलेक्ट्रोड विभव कहलाता था। इसे ई से प्रदर्शित करते थे। अब वो इलेक्ट्रोड विभव दो भौतिक राशियों का होता है, जैसे ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। अगर ऑक्सीकरण विभव होता, मतलब जो राइट साइड लेफ्ट साइड वाला था उस पर ऑक्सीकरण विभव होता था। अब ऑक्सीकरण विभव वो इलेक्ट्रॉन के देने की प्रवृत्ति करता था तो उसको ऑक्सीकरण विभव कहते थे। इसको हम ई ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। अपचयन विभव, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या था कि वो Zn है, Zn इलेक्ट्रॉन हमेशा देता था, तो देने के लिए वो इलेक्ट्रॉन दिए उसने। तो Zn पे कैसे चार्ज आता था, Zn पे प्लस के दो चार्ज होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन उसने दिए तो दो इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया। यहाँ पे Zn पे प्लस के दो चार्ज है। उसकी मेन रिएक्शन है Zn की जगह कुछ भी और भी हो सकता था, वहाँ Zn ना हो कुछ और भी हो सकता था। तो इसलिए उसकी मेन रिएक्शन क्या है, कोई मेटल लेंगे, सॉलिड वाला मेटल होगा, उस पर n इलेक्ट्रॉन, n की जगह 1 2 3 कुछ भी होगा तो उतने ही हमारे चार्जेस होते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना। तो उसने n इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हमारा चार्जेस उतना ही आ जाना है। ठीक, ऐसे ही वो उसने दो इलेक्ट्रॉन इधर की साइड जब पहुंचते हैं दूसरे वाले कंटेनर में तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन उसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो CO पे कैसा चार्ज होता है, प्लस के दो चार्ज होता है, ताकि हमारा कॉपर तैयार हो जाए। ठीक, ऐसी एग्जाम्पल है जो मेन एग्जाम्पल है। M पे अगर प्लस के n चार्जेस है तो n इलेक्ट्रॉन्स है, तो n जो होगा वही n यहाँ पे होंगे। अगर यहाँ 5 है तो 5 होंगे, 6 है तो 6 होंगे, तो वो क्या बन जाना, मेटल बन जाना, सॉलिड में। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक डेनियल सेल में Zn की साइड, जैसे मैं आपको डायग्राम में बता दूं कि हमारे पास क्या था डायग्राम के लिए, ये था कि हमारे पास Zn में क्या है कि 1 मोल लीटर पर लीटर, कि 1 लीटर में 1 मोल, 1 लीटर में 1 मोल। ठीक, सांद्रता के लिए विलयन में धातु की छड़ पर जो विभव उत्पन्न होता था वो टेम्परेचर उस पर फिक्स होगा। अगर वो फिक्स टेम्परेचर है, तापमान ठीक है, मतलब वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाया जाता है। क्लियर। अब वो विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे, तो एक हमारे पास इसी तरीके से मानक इलेक्ट्रोड विभव है। देखते हैं इसको हम। मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए साधारण ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रोड को उसी के 1 मोल पर लीटर लवण के विलयन में डुबाने पर जो विभव उत्पन्न होता है, 1 मोल पर लीटर मतलब कि अगर हमारे पास
विलियन है, Zn का है तो Zn का विलियन लेंगे तो वो कितना लेंगे 1 लीटर, उसके अंदर 1 मोल लिया जाएगा। लवण के विलयन में डुबाने पर जो विभव उत्पन्न होता है वह उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नोट, मतलब ये जो जीरो है, जीरो लगी होती है, इसका मतलब नोट होता है, ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। इसमें लिया गया उपकरण अर्धशैल अभिक्रिया कहलाता है। स्टूडेंट्स ये नोट NOT वाला नहीं है, NOTE वाला, ये ई नोट है, ई नोट, ई नोट ये वाला नहीं, ENAUGHT ये वाला नोट, ठीक है, इससे पर्ची करते हैं। आगे देखते हैं। हमें पता तो चली गया मानक का मतलब टेम्परेचर फिक्स होगा, टेम्परेचर फिक्स है वायुमंडलीय दाब पर। हमें दो चीज़ों का बात ध्यान रखनी होती है मानक में। मानक में क्या चीज़ थी, एक तो साधारण ताप हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, और इलेक्ट्रोड के 1 मोल लीटर में उसी के साधारण दाब पर 1 मोल लीटर, ठीक है, साधारण ताप पर 25 डिग्री डुबाने पर जो विभव मानक इलेक्ट्रोड, ठीक, ये चीज़ दो चीज़ ध्यान रखनी। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक होता है सेल विभव का, जिसको हम सेल का विद्युत वाहक बल EMF भी बोलते हैं। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या चीज़ होती है कि जो हमने दो भौतिक राशियाँ पढ़ के आए हुए हैं, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, उन दोनों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, सेल विभव बोलते हैं। देखिए सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, मतलब एक एनोड वाला एक कैथोड वाला, एनोड ऑक्सीकरण वाला, कैथोड अपचयन वाला, क्लियर, कि विभवों का अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अंतर को मतलब उनका अंतर को विद्युत वाहक बल कहेंगे जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्लियर। यह अपचयन और ऑक्सीकरण विभव का अंतर है। अब हमने क्या काम करा, जो हमें ई सेल निकालना, मतलब हमारे पास एक कंटेनर में बना दूँ हम अपने लिए ये चीज़ कि क्या है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास एक तरफ तो Zn है, एक तरफ Cu है, इसमें Zn की छड़, इसमें Cu की छड़, और इस पे एक क्या है, विभव उत्पन्न हो रहा है ई सेल, ठीक। अब वो ई सेल हमें निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इधर का हिस्सा क्या होता है, ये ई ऑक्स होता है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या होता है, रिडक्शन वाला, ई रेड वाला। अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों के अंतर से हमारे पास क्या होगा, सेल का पता चलेगा, सेल के विभव का पता चलता है जिस टाइम पे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ई सेल निकालना, तो हम क्या करेंगे, ई रेड में से ई ऑक्स घटा देंगे, ई रेड में से ई ऑक्स घटा देंगे, तो हमारे पास सेल विभव आ जाना। वो सेल विभव मानक पे अगर हम निकालने लगे तो मानक का मतलब बस टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए वायुमंडलीय दाब पर, कि ई नोट, नोट लग जाना बस यहाँ पे, नोट, क्लियर। मानक सेल विभव भी। और सेल विभव के बाद एक छोटा सा टॉपिक, हम एक छोटा सा नोट देखते हैं। ई सेल का मान यदि 0 है या प्लस है या माइनस है, तब हमारी कंडीशनें क्या क्या होंगी। मान लीजिए ई सेल का मान हमारे पास 0 आ गया, तो 0 कब होगा, जब ई रेड, कंडीशन ये तो होती है कि ई सेल बराबर ई रेड माइनस ई ऑक्स होता है। अब ये कंडीशन कब होगी कि ई सेल का मान, कि ई रेड का मान और इसका मान, दोनों के मान यदि बराबर बराबर होंगे तभी तो ई सेल का मान 0 आएगा। मान लो ये 5 है तो ये भी तो 5 होना चाहिए, ये 6 है तो ये 10 है तो 10, तो दोनों का 10 में से 10 गए 0, तभी तो 0 आएगा। तो दोनों का विभव बराबर होना चाहिए। जो इलेक्ट्रो रेड अपचयन विभव है या ऑक्सीकरण विभव है, दोनों का विभव बराबर होगा। विभव बराबर होगा तो विभवांतर शून्य होगा, और जब तक विभवांतर शून्य नहीं होता तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अर्थात हमारे पास क्या होगा, एक छोटा सा शॉर्टकट मैं बता दूं कि विभवांतर शून्य है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ई सेल का मान 0 तभी होगा साम्यावस्था पर, और धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा भी 0 होगी, ठीक। अगर हमारे पास प्लस का है, कंडीशन समझना, तो प्लस के लिए क्या करना होगा कि अगर प्लस का, तो वो मैं बता दूं आपको, जैसे Zn है तो Zn की कंडीशन क्या है, इधर की साइड तो Zn होता है और राइट में क्या होता है, C होता है, और यहाँ पे हमारा सेल लगा होता है, सेल की, क्योंकि ये कि Zn की छड़ होती है, ये Cu की छड़, और इनसे जाने वाला सेल के लिए, सेल विभव के लिए। अगर हमें प्लस का करना है तो प्लस का कैसे होगा कि ई रेड, अगर ये 10 है तो ये कम ही तो होना चाहिए, मतलब ये अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, अगर ये ज़्यादा और ये कम होगा तभी तो हमारा प्लस का आएगा।
ये 10 है तो 10 से नीचे नीचे होना चाहिए, तो 7 है, समझ में आ गया, या 8 है या 9 है, तो 10 से नीचे ही होना चाहिए, तो हमें प्लस की वैल्यू मिलेगी। और जब प्लस की वैल्यू मिलेगी तो ये हमारी कंडीशन क्या होती थी, ये तो ई रेड की होती थी और ये ई ऑक्स की होती थी। ठीक, तो ई ऑक्स ई रेड से ई ऑक्स में हमें जाना पड़ रहा था। ई रेड ज़्यादा है ना, तो ई रेड ज़्यादा है और ई ऑक्स कम है, तो ई ऑक्स कम है तो ऑक्स वाला इधर चला जाना है। ठीक, मतलब जेड एन से सी यू की तरफ को, जेड एन से सी यू की तरफ को जाएगा इधर की ओर, तो वो डिस्चार्ज होगा। क्लियर, ई रेड बड़ा है, ई ऑक्स है, तो वो ई का मान अगर ई सेल का मान अगर प्लस का है तो प्लस के लिए क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगी बैटरी। जो सेल होगा वो सेल कैसा होगा, डिस्चार्ज। क्यों होगा, क्योंकि वह जेड एन से सी यू की तरफ को जा रहा है, तो उसमें विद्युत धारा ही प्रवाहित होगी। इस तरह से अगर जेड एन से सी यू की तरफ को जा रहा, धारा प्रवाहित तो होगी लेकिन वो डिस्चार्ज के लिए होगी। अगर कंडीशन हमारे पास क्या है, ई सेल का मान अगर माइनस में है तो वो कंडीशन कैसी होगी, चार्जिंग की, मतलब ई रेड तो छोटा होगा और ई ऑक्स बड़ा होगा। अब ई ऑक्स बड़ा होगा और ई रेड छोटा है, तो छोटा वाला आपके इधर को जाएगा, किधर के लिए, ई रेड के लिए कंडीशन कि वो ऐसे जाएगा। ठीक है, अब वो सी यू मतलब जेड एन की तरफ को, सी यू कंडीशन समझ में आ गई, जेड एन की तरफ को, वो कंडीशन क्या होगी, सी यू से जेड एन की तरफ को जब जाएगा तो हमारे पास सेल चार्जिंग पे जाएगी, मतलब ई रेड का मान छोटा होगा और ई ऑक्स का मान बड़ा होगा। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। ये इसी सेल की उल्टी होती है, अपोजिट। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशनें इस सेल के लिए हमें पता होनी चाहिए। ई सेल के मान पूछ ले जाते हैं कि वो पॉजिटिव कब होगी, जेड एन से सी यू की तरफ को कब जाती है, धारा मतलब कि जेड एन से सी यू की तरफ को कब जाएगी, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ को या कैथोड से एनोड की तरफ को कब जाती है, अगर जाती है तो क्या होता है। ठीक है ना, इससे मोस्टली एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछते भी हैं, तो इसमें मैंने आपको ये क्लियर बता दिया है। समझ में आ गई। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आगे आपको बताता हूँ क्या है, नोट्स के लिए भी इन्हें लिख लेना। जो मैंने बोला उनको ध्यान से समझते रहना। जो चीज़ मैंने बोली है अगर वो आप मेरे साथ साथ बोलने के साथ साथ नोट कर लोगे वो चीज़, तो अच्छे तरीके से आपको भी नोट्स बन जाने हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से करना है। एक बार मैं रिवाइज करा दूँ ये चीज़, ये आई का मान कब जीरो होगा, जब विभवांतर जीरो होगा, शॉर्टकट में पता चल गया, साम्यावस्था होगी। और ये प्लस का कब होगा, जब ई रेड का मान बड़ा होगा, ई ऑक्स का मान छोटा होगा। और जब ई ऑक्स का मान छोटा होगा तो वो जेड एन किसकी तरफ को चला जाएगा, सी यू की तरफ को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो जेड एन से सी यू की तरफ को जाने लगेंगे, तो सेल डिस्चार्ज होगा। सेल डिस्चार्ज होगा तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक, अब यो अगर ई सेल का मान माइनस का है तो माइनस का कब होगा, वो चार्जिंग के लिए, तो मतलब ई रेड का मान छोटा, ई ऑक्स का मान बड़ा। ई ऑक्स का मान लो कुछ भी हो सकता है, ई रेड का मान छोटा होगा। क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो सी यू से जेड एन की तरफ को जाने लगेगी। क्लियर है, तो ये तीन चीज़ के लिए चार्जिंग होगी, ये इसके दूसरे वाले के अपोजिट होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, एक छोटा सा नोट है ई ऑक्स का। ई ऑक्स मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ई रेड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अगर मुझे डेनियल सेल में ऑक्सीकरण अर्धशैल विभव अलग निकालना, मतलब ई रेड का मान ही निकालना या ई ऑक्स का मान ही निकालना है, तब तुम उसको हम सेल विभव का मतलब क्या है, तब हम उसका पृथक पृथक मान नहीं बता सकते। मतलब हम ई सेल का मान बता सकते हैं, अलग अलग मान नहीं निकाल सकते। ई रेड का मान जब तक हमें दो वैल्यूज़ ना पता हो। देखते हैं, सेल विभव अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है, ये चीज़ हम पढ़ गए। अतः इस अंतर में हम अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का पृथक मान नहीं बता सकते। इस समस्या के निवारण हेतु ही हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो चीज़ हमारे पास क्या होता है कि SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इस पे मान 0 होता है। जब तक ई सेल वाले फॉर्मूले में, कहने का मतलब जो ई सेल का फॉर्मूला है ये है ई सेल बराबर ई रेड माइनस ई ऑक्स है। अब मुझे ई सेल का मान 0 पता, तो इनकी वैल्यूज़ मैं कैसे निकाल लूँगा, मुझे पता ही नहीं चलने की अलग अलग कि ई रेड की कितनी है या ई ऑक्स की कितनी है। अब मैं ई इसकी पता तो इसकी और इसकी नहीं पता होगी, समझ में आया। तो जब तक हमें दो वैल्यूज़ ना पता हो हम तीसरी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब इसकी वैल्यू मान लो 10 है और इसकी 5 है, तो मैं बता सकता हूँ इसकी 5 होगी या 10 होगी या 15 होगी, जो भी है।
समझ में आ गया? तो मुझे तभी तो पता चलेगी ई रेड की। तो 2 वैल्यू को जानना ज़रूरी है, तभी हम निकाल पाएंगे। अगर 2 वैल्यू नहीं पता है तब हम क्या करेंगे, अलग अलग उनके मान नहीं याद कर सकते। तो 2 वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। अगर एक चीज़ और बता दूं कि अगर हमारे पास जैसे गैल्वेनोमीटर लगा होता था, वो गैल्वेनोमीटर सिर्फ ई सेल को बता सकता है, वो ई रिडक्शन को और ई ऑक्सीडेशन को नहीं बता सकता। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव को अलग अलग नहीं बता सकता, वो टोटल ऐड करके बता सकता है कि ई सेल कितना है तुम्हारा, 1.1 वोल्ट है या कुछ भी वोल्ट का बता सकता है। लेकिन हमें अगर मैं अलग अलग मान निकालने के लिए कहूँ तो वो नहीं बताएगा। ठीक, तो उसके जानने के लिए हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमें जानना होगा। तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, किसी सेल में अर्ध सेल विभव ई रेड या ई ऑक्स की गणना सीधे नहीं की जा सकती। इसके लिए सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड विभव शून्य वाला, जीरो वाला मतलब शून्य वाला, जोड़ा जाता है, जिसे SHE कहते हैं। SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्यों होता है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड को SHE कहते हैं। अब SHE का हमें रचना पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़ना, उसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जिसकी रचना आपके पास लिखी हुई है। तो हम देखते भी हैं उस डायग्राम के चित्र, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। किसी एक पात्र में मैं एक बर्तन ले लेता हूँ, जैसे कंटेनर हो गया। अब उस कंटेनर में मैंने क्या काम करा, 1 ml HCl भर लिया, HCl। हाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा, तो 1 ml HCl भर लिया मैंने। ठीक है, 1 मोल HCl भरने के बाद उसको क्या करा, एक वायुमंडलीय दाब पर उल्टे कीटनुमा वाला मैंने क्या कर लिया, एक संरचना का कांच का वो निकाल लिया, कांच की नली का, वो कांच की नली का क्या की है, मरकरी की, Hg की। ठीक, अब इसमें अब मैं बात करूँ तो जैसे कि जिस चीज़ का अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, तो जिस चीज़ की छड़ लेते हैं उसी का विलयन लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, 1 ml HCl है, छड़ हमें क्या के लेनी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन की छड़, हाइड्रोजन की तो छड़ होती ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस होती है और गैस की कोई छड़ नहीं है। तब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्लेटिनम की छड़ लेता हूँ, Pt की, प्लेटिनम की क्यों ली, प्लेटिनम एक धातु का तार होता है जिसको हम मध्य के सिरे में ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस के मध्य सिरे में प्लेटिनम धातु के तार को लगा देता है। अब वो प्लेटिनम एक अक्रिय धातु होती है, वो किसी से क्रिया नहीं करती। नीचे की साइड में मैं एक छन्नी वो केंद्रित कर दूंगा, ऐसे बीच में लगी होती है। ठीक, अब मैंने क्या काम करा, ऊपर से इसमें H2 गैस प्रवाहित करी, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। और जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी है, वो एक मतलब जो हमारे पास कांच की नली का होती है, वो एक ATM, एक वायुमंडलीय। तो जब हमने हाइड्रोजन को एक कांच की नली है जिस पे वायुमंडलीय दाब पर लगाया जाता है, हाइड्रोजन को जब हमने प्रवाहित करा, तो वो प्लेटिनम की जो छड़ होती है, प्लेटिनम का जो तार लगा होता है, वो प्लेटिनम की तार और प्लेटिनम का प्लेट होती है, वो एक अक्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन गैस को एकत्रित होते हैं। जब हाइड्रोजन गैस इसमें को प्रवाहित होगी तो वो ही हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोली जाती है फिर। ठीक, क्योंकि वो चीज़ उस पर हाइड्रोजन चल जाता है, हाइड्रोजन चलता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाई जाती है इसी के अकॉर्डिंग। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या काम है, इसके अंदर हमारे पास दोनों तरह से काम करती है, वो एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के विभव पे भी कैसे काम करती है, नेक्स्ट पेज पे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं क्या है रचना जो थी उसकी, कि किसी एक पात्र में 1 m HCl भरकर एक ATM मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर उल्टे कीटनुमा संरचना लगा देता है, जिसे कांच की नलिका, Hg की नलिका कहते हैं। इसके ऊपरी सिरे से हाइड्रोजन गैस व मध्य सिरे में प्लेटिनम धातु का तार लगा होता है।
और बीच में जो प्लेटिनम तार लगा होता है वो प्लेटिनम की प्लेट होती है, प्लेटिनम का तार। जब हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करने पर वो गैस इसमें जमा हो जाती है, तो वो इसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। अब जो प्लेटिनम मैंने अपनी तरफ से लिख रहा है, प्लेटिनम एक अक्रिय धातु होती है, यह किसी से क्रिया नहीं करती। जब क्रिया नहीं करती तो हाइड्रोजन उस पर इकट्ठा होने लगता है। हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन प्रवाहित होगी इसमें को, तो वही हमारी क्या करते हैं, किसी से क्रिया तो करती नहीं, और जब हाइड्रोजन इसमें को प्रवाहित होगी तो वही हाइड्रोजन की छड़ कहला जाती है। इसी के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़, तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि के लिए मैंने बताया कि वो क्रियाविधि अपचयन से भी हो सकती है और ऑक्सीकरण से भी। देखते हैं कि यह एनोड व कैथोड दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसी की सेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय कैसी, मतलब कि वो एनोड, मतलब जिससे हमें काम करना, वो इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। तो एनोड वाली क्या है कंडीशन, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन है H2, तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकती है। त्याग दिया तो इसने H पे प्लस का आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गए, तो 2 H आ गए। कैथोड क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, मतलब वो राइट लेफ्ट साइड में, डेनियल शेल के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में भी आ सकती है, वो राइट में भी आ सकती है। जिसका हमें निकालना उसके अकॉर्डिंग हम उसे रख सकते हैं, उसके अपोजिट। ठीक, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने से ग्रहण करे तो वो H2 निकल के आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर मुझे डेनियल शेल में Zn का विभव निकालना है तो मैं अब आराम से निकाल सकता हूँ। किसकी सहायता से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, क्योंकि उसका मान SHG कितना होता है, 0 होता है। अब देखते हैं Zn के विभव को निकालने के लिए। तो Zn का विभव है, Zn के विभव को मापन हमें कैसे करना होता है, देखेंगे कि Zn के विभव के मापन के लिए कि हमारे पास एक कंटेनर, इधर की साइड हम Zn रख दे। मान लो Zn का निकालना, तो Zn किधर की साइड होगा, हमारा Zn यहाँ पे है। Zn की छड़ ले लेंगे हम यहाँ पे, ये Zn हो गया, Zn की छड़। इसी का विलयन ले लेंगे, क्या है हमारे पास, जिंक सल्फेट ZnSO4। ये लवण सेतु हो गया, आपको पता ही है लवण सेतु, पहले डायग्राम में समझाया चुका था। और ये हमारे पास वोल्टमीटर हो जाता है। और इसी तरीके से हम बात करते हैं, इधर एक दूसरी छड़ होती है, वो छड़ क्या की लेंगे हम, अब ध्यान से समझना, वो छड़ क्या की थी, हमारी प्लेटिनम की छड़ थी। और इस पे हम SHG वाला हिसाब करेंगे। SHG वाला वो क्या है, SHG वाला विलयन कौन सा लेते थे हम, HCl का। ठीक, HCl का विलयन लिया। अगर हम यहाँ HCl का विलयन लेंगे, SHG की छड़, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तभी तो हम इसके लिए निकाल लेंगे। जिसका भी हमें अलग अलग निकालना तो दूसरी तरफ वो रख दो। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे एक प्लेटिनम की छड़ के लिए, यहाँ पे एक प्लेटिनम की छड़ है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या काम करा, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के लिए, तो ये प्लेटिनम की छड़, ये यहाँ पे SHG लग गया। अब इसका मान कितना है, यहाँ पे देखते हैं कंडीशन में अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूं कि एनोड की कंडीशन, ये तो एनोड होगा, एनोड पे क्या होगा, Zn से हमें इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए मिलता है। तो Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, Zn पे प्लस के 2 चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या त्याग दिए। ये तो एनोड की कंडीशन होगी। और ये क्या है, कैथोड की कंडीशन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा ये वाला। तो जब ग्रहण करेगा तो क्या है, कैथोड की कंडीशन। कैथोड की कंडीशन, इलेक्ट्रॉन कितना करे कि हाइड्रोजन प्लस ने इलेक्ट्रॉन त्याग करें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो H2 निकालेगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे तो यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक, तो ये कंडीशन। तो ई सेल का जो विभव होता है, ई सेल का वो कितना होगा, क्योंकि इसका विभव Zn का विभव जो होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, ईओक्स। वो Zn का ईओक्स कितना होता है यहाँ पे, 0.76 होता है। और ई रेड ये हमारा कितना है यहाँ पे, SHG का 0 है। तो फॉर्मूले में रखा जाएगा हमारे पास ई रेड माइनस ई ऑक्स होता है। तो कंडीशन कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे, ई रेड हमारे पास 0 माइनस यहाँ पे कितना है 0.76, ये वोल्ट फिक्स होता है इसका Zn का। तो माइनस, तो हमारे पास कितना आ गया, -0.76 वोल्ट। क्लियर है। तो ई सेल के हमारे पास नेगेटिव में 0.76 विभव उत्पन्न हमें प्राप्त हो जाना है। इसी के अकॉर्डिंग चलते हुए हमें Cu पे विभव निकालना है। तो Cu का विभव सेम एज इट इज हम देखते हैं। Cu का विभव,
स्टूडेंट जैसा आपने जैडन के विभव को जाना तो सी के विभव का मापन भी करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई होती रहेगी। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई का मतलब यह है कि आपका जो लॉकडाउन के अकॉर्डिंग चल रहा है वो आपको समझ में भी आएगा और सब कुछ आपका कोर्स क्लियर भी होता जाएगा। देखते हैं कि सी के विभव का मापन कैसे करेंगे। सी के विभव का मापन हमारे पास, अब के तो हमने पहले जैडन के निकाला था तो लेफ्ट में रखा था, अब के हम सी को राइट में, सी तो हमारा राइट में रहना है। इस पर कौन सी छड़ है, सी की छड़ होती थी और सी का ही विलयन होता था, तो सी के लवण का विलयन, तो सॉल्ट हमारे पास CuSO4 होगा। इसी के अकॉर्डिंग चलते हुए हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, SH की छड़, SH वाला हमारा मानक हाइड्रोजन लेना होगा, उसकी छड़ मतलब प्लेटिनम की छड़ होगी। उल्टा कीटनुमा संरचना हमने रख ली यहाँ पे, ये खोल दूँ यहाँ से, गलत हो गया यहाँ से खोल देंगे, उसी का विलयन लेंगे, उसी की छड़ ली तो हमारे पास उसी का प्लेटिनम की छड़, प्लेटिनम का तार और प्लेट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, एक लवण सेतु लगा देंगे। समझ में तो आ गया था आपकी ये तो डायग्राम तो क्लियर है। अब हमने लवण सेतु लगा दिया, लवण सेतु ताकि ये किसके लिए काम करेगा, किस चीज़ का बना होता है, KCl का बना होता है, NaO3 का बना होता है, ताकि दोनों तरफ से विद्युत प्रवाहित हो सके इसमें। और दूसरी कंडीशन अब हमने SH लगा दिया, तो प्लेटिनम की छड़ है तो ये H2 हमारी प्रवाहित करते हैं, H2 हमने इसमें को प्रवाहित करे, H2 इसमें को प्रवाहित होने के बाद प्लेटिनम की तार पर जाएगी तो हाइड्रोजन की छड़ बोली जाती है। हाइड्रोजन की छड़ बोली जाएगी तो प्लेटिनम की तार की जो इस पर, इसके अंदर कौन सा विलयन होता है, HCl का। इस पर कितना चार्ज होता है, ई रेड, सॉरी ई ऑक्स होगा ये तो, है ना, आपके इधर की साइड ई ऑक्स है तो वो 0, और ई रेड कितना होगा हमारे पास, वो फिक्स होता है 0.34। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ई सेल निकालेंगे, ई रेड माइनस ई ऑक्स इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो ई रेड कितना है हमारे पास 0.34, ये कितना है 0, तो ई सेल कितना निकल के आ गया हमारे पास 0.34। क्लियर है। अब इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं हम। अब देखते हैं कि हमारे पास क्रियाविधि में ये तो एनोड होगा और ये कैथोड है, डेनियल सेल के अकॉर्डिंग ये एनोड है, तो एनोड वाली रिएक्शन को देखते हैं हम। एनोड है तो वो कंडीशन क्या होगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे, तो इलेक्ट्रॉन कितने त्यागेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H पे होता है प्लस के चार्ज, तो प्लस के चार्ज देता है 2 H प्लस। ठीक है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए 2 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे ये। अब हम देखते हैं कैथोड के लिए। कैथोड मतलब CO वाली है, CO की कंडीशन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है कौन, तो उस पर चार्ज जरूर होगा, CO पे प्लस के 2 चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो, तो CO तभी तो निकल के आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से कैथोड वाला और एनोड वाले दोनों की इसकी क्रियाविधि समझ में आ गई होगी। ई सेल का हमें पता ही चलेगा कितना है इस पर विभव। चलते हुए मैं आपको एक नोट बताता हूँ। नोट क्या है कि हमने अभी निकाला था जेडन के लिए ई सेल निकाला, जेडन के लिए निकाला हमने। जेडन के लिए हमारे पास ई सेल कितना आया 0.76। ठीक, अब हमारे पास माइनस में आया, सी के लिए कितना आया, सी के लिए ई सेल 0.34। अगर मैं टोटल डेनियल सेल के अकॉर्डिंग चलूँगा, डेनियल सेल पे, तो डेनियल सेल की क्या है कि वो डेनियल सेल हमारे पास जो ई सेल होगा उस पर टोटल पे कितना होगा 1.1। दोनों को ऐड करके देखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सूत्र फॉर्मूले में रख देंगे कि ई सेल इजिकल टू ई रेड माइनस ई ऑक्स का है, तो ये कितना है 1.1 वोल्ट बैठ जाना। अब 1.1 वोल्ट, अब नोट ज़रा ध्यान से सुनना कि पहला नोट क्या बनेगा, जब किसी सेल का बाह्य इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट, ठीक है 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाए तो कोई सेल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, कोई सेल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। समझ में आ गया।
वो अभी मैं बता के समझा के आया कि ई सेल का मान 0 1 0 प्लस का 1 माइनस का वो कैसे कैसे होता है, वो इसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो ऐसी को क्या बोलते हैं हम, तथा इसे क्या बोलेंगे, इसे रासायनिक साम्य सेल, रासायनिक साम्य सेल। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, सेल कहते हैं। सेकंड क्या बनेगी, अगर 1.1 वोल्ट के बराबर नहीं है, वही अकॉर्डिंग क्या है 1.1 वोल्ट के बराबर है तो हमें क्या रखना है, वो रासायनिक सेल है। अगर 1.1 वोल्ट, अब डेफिनेशन ऐसे बनाना है जब किसी सेल का बाह्य इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट के बराबर, बराबर नहीं, अब क्या करना 1.1 वोल्ट के 1.1 वोल्ट से कम हो तो वह विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल होगी। तीसरा नोट कि अगर 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाए, 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाए तो हमारे पास क्या होगी, वो विद्युत, तब वह विद्युत अपघटनी सेल होगी, कहलाती है या होगी। तीन डेफिनेशन है यहाँ से। आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत और टॉपिक जो बच रहा है वो ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए पूरा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। आपका एक कमेंट बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और दूसरा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं आपके इस चैनल के सब्सक्राइब से और वीडियो को लाइक करने से मैं मोटिव होता हूँ। अगर आप कमेंट भी करते हो, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो को कैसे है, कैसे कवर किया है, कैसे आपने अच्छी लगी है, तो आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।